चलिए दोस्तों, आज की दूसरी क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक मैंने आपसे कहा था वो है कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार, संविधान सभा का गठन, माउंटबेटन प्लान और भारत सरकार अधिनियम। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो है आपका कैबिनेट मिशन से। तो दोस्तों, आप सभी हेडिंग कर लेंगे और बहुत ही इत्मीनान से आप सभी अपना लेखन करेंगे। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, 1945 में ब्रिटेन जो है वो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाता है। पहली बार समाप्त हो जाता है। अब क्या होता है कि इसके बाद जो ब्रिटेन में जो सरकार बनती है वो लेबर पार्टी की सरकार बनती है। ब्रिटेन की जो सरकार थी वो लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है, लेबर पार्टी की। और लेबर पार्टी की जब सरकार बनती है तो 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन में ये घोषणा कर दी। क्या डिक्लेरेशन इन्होंने दिया? इन्होंने कहा कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, ये बात इन्होंने कह दी। ठीक है। अब जब ये बात इन्होंने कह दी, प्राइम मिनिस्टर इस बात को कह रहा है और उनके चुनाव का एजेंडा भी यही था फिलहाल। तो होता क्या है कि अब इन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों, लेबर पार्टी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों में 3 मंत्रियों का चुनाव किया। 3 मंत्री अपने चुने, जिनमें सबसे पहला जो नाम था वो था स्टेफोर्ड क्रिप्स, है ना। स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स हैं जो क्रिप्स मिशन के रूप में आए थे। खासतौर से ये उस समय व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। क्या थे ये? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष रहे। ठीक है। फिर आप देखें, जो दूसरे व्यक्ति हुए वो थे आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, है ना। पैथिक लॉरेंस। और ये हुए भारत सचिव। ये उस समय कौन थे? भारत सचिव थे। और यही जो थे उस समय इस बोर्ड के कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। अगला जो है वो है एवी अलेक्जेंडर। ये थे उस समय 9 सेना मंत्री हुआ करते थे इस कैबिनेट में। तो इन 3 लोगों को भेजा गया, जिसमें अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। अब ये लोग रेडी हो गए कि चलना है हमें भारत और भारतीयों से करना है कुछ समझौता, जिससे हम उनको उनकी स्वतंत्र सरकार देना शुरू कर दें। 16 मई दोस्तों 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है, भारत पहुंचा। और इन्होंने तुरंत क्या घोषणा कर दी थी कि तत्काल एक अंतरिम सरकार, क्या किया जाएगा? भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार बनाया जाएगा। ठीक है। जिनका मुख्य कार्य क्या होगा? संविधान सभा की बैठक करना। संविधान
निर्माण करना इनका मुख्य कार्य होगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा क्या, कि ये संविधान सभा का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए क्या हुआ कि जो पूरी योजना बनाई गई कैबिनेट मिशन ने जो अपनी योजना दी, उस योजना में या प्रस्ताव कह लें, उसके बारे में हमें एक एक करके पढ़ते हैं। तो कैबिनेट मिशन का क्या प्रस्ताव रहा, क्या उन्होंने रणनीतियां तय की संविधान निर्माण करने की या भारत में सरकार बनाने की, उन पर चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि भारत जो होगा, भारत एक संघ होगा। भारत क्या होगा, एक संघ होगा। अब इस संघ में जो इन्होंने कहा, उसमें क्या कौन कौन शामिल होंगे, देखिए इसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत इसमें शामिल होंगे। ये दोनों हो जाएंगे। भारत में एक संघ होगा, संघ में क्या क्या होगा, एक ब्रिटिश प्रांत होगा और देसी रियासत इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। संघीय विषयों पर कैसे, संघीय विषयों पर संघीय विषयों के अतिरिक्त कितना इंपॉर्टेंट होता है वर्ड, है ना। संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। ध्यान रखिएगा, प्रांतों में निहित होंगी। दोस्तों आज कहा जाए तो अवशिष्ट शक्तियां तो केंद्र में निहित होती हैं, लेकिन यहाँ पे अधिकार देने की बात ये लोग करने लगे। ठीक है, अगला अगर हम लोग देखें तो क्या कहा इन्होंने, भारत की एकता बनाए रखी जाएगी, इसके लिए मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरा कहा गया कि संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों, जो संविधान सभा बनेगी वो किससे मिलके बनेगी, तो आप देखें, एक तो जो होगी विधानसभाएं जो होगी प्लस देशी रियासत, जो देशी रियासतें होंगी संविधान सभा और देशी रियासतों से मिलकर के बनाई जाएंगी। ठीक है, और प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा। ठीक है, लेकिन ये जो चुनाव होगा, यहाँ पे चुनाव की जो बात कही इन्होंने, ध्यान रखिएगा, ये चुनाव अप्रत्यक्ष कहा इन्होंने। कैसा कहा, चुनाव जो होगा इसमें सदस्यों का चुनाव वह अप्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा अगर कहा जाए तो इसमें वयस्क मताधिकार के आधार पे नहीं रहा। जिसे अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ है वह वयस्क, है ना, वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं मानेंगे आप। ठीक है ना, वयस्क मताधिकार पे नहीं होता है, यह पूरी तरीके से क्या होता है, यह अप्रत्यक्ष चुना जाता है। वयस्क मताधिकार का प्रयोग इसमें नहीं होता। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर एग्जाम में आता है और ये गलती हमसे हो जाती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उस समय निर्वाचन का अधिकार प्राप्त हो गया था, तो निर्वाचन के रूप में पहली बार चुनी गई सरकारों के आधार पर ही चुना गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। प्रतिनिधि का चुनाव होगा। 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा। जनसंख्या के
अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब देखिए प्रमुख समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभक्त किया जाएगा। जो प्रमुख जनसंख्या होगी, ठीक है, जनसंख्या को समुदाय, मतलब जो समुदाय होंगे उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें विभाजित की जाएंगी। सीट विभाजित होगी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल में अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। खासतौर से अगर देखा जाए, जैसे इसमें जो समुदाय वाली बात हमने आपसे कहा, तो मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी का है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी से चुना जाएगा, सिख कम्युनिटी वाला है तो वो सिख कम्युनिटी से चुना जाएगा। ठीक है, और एक शायद अगर सिख वाली बात कहें तो ये केवल पंजाब के क्षेत्र में लागू था, पंजाब के क्षेत्र में सर्वाधिक सिख थे तो वहाँ ये व्यवस्था लागू था। देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव समझौता समिति के आधार पर होगा, जिसमें क्या हो जाएगा, जो प्रांतों में विधानसभा के लिए चुने गए सदस्यों से गठित की जाएंगे। ठीक है, तो देशी रियासतों के लिए एक अलग व्यवस्था थी, समझौता समिति। देशी रियासतों के लिए समझौता समिति बनाई जाएगी, और इस समझौता समिति में कौन होगा, प्रांतों में चुने हुए सदस्य जो होंगे इसको चुनेंगे, इनका चुनाव करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब आप देखें तो टोटल जो सीटें कहा जाए, संविधान सभा की कुल सदस्य सीटें, ओके, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या अगर हम लोग बात करें तो वो है 389। ओके, 389, जिसमें से अगर हम लोग इसको विभाजित करके देखें तो दोस्तों जो ब्रिटिश प्रांत थे, उन ब्रिटिश प्रांतों में खासतौर से देखा जाए तो 292 सीटें थी। देसी रियासत जो थे इनमें टोटल सीटें 93 थी, 93। और वहीं पे अगर हम लोग देखें तो जो चीफ कमिश्नरी जो सीटें रही हैं वो रही हैं 4। और ब्रिटिश प्रांतों में 246 प्रतिनिधि टोटल रखे जाते थे, जिसमें अगर हम लोग कहें तो इसमें जो 4 थे वो समुदाय के आधार पर भी इनमें इंक्लूड किया जाता था। तो कभी कभी आपको देखा जाएगा ब्रिटिश प्रांतों में 292 या 296 सीटें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है थोड़ा सा। इसमें जो 4 था वो मुख्यतः कहा जाता था सामुदायिक रूप से विभाजित किया जाता था। अब अगर आप देखें तो विभाजन का आधार अगर देखें तो सामान्यतः जो सामान्य सीटें थी वो 213 सीटें थी। और अगर हम लोग मुस्लिम लीग को देखें या मुसलमानों को खास तौर से देखें तो ये 79 सीटों पर चुनाव हुआ। और सिख को अगर देख लें, सिख कम्युनिटी को देख लें तो ये जो है ये 4 सीटों पे इनका चुनाव हुआ। तो ये कुल मिला के विभाजित किया गया इसमें कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैदराबाद, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा में भाग नहीं लेते हैं, नहीं लिया है ना, भाग नहीं लिया। ओके, ये स्पेशल क्वेश्चन आप सभी से पूछा था, वह कौन सा देशी रियासत था जिसने संविधान सभा के बैठक में भाग नहीं लिया था। क्लियर है आप सभी को? तो ये है आप सभी के साथ कैबिनेट मिशन। सॉरी, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया था। अगर देखें ब्रिटिश
भारतीय प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है। अब वो 3 भाग कौन कौन से थे? देखिए, जैसे भाग ए अगर हम लोग बात करें ए में, तो ए के अंतर्गत देखें तो यहाँ ए में मद्रास, बंबई और संयुक्त प्रांत, थोड़ा बड़े प्रांत थे ये संयुक्त प्रांत। ओके। बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा, ये थे आपके बड़े प्रांत थे। अगर बी में हम लोग देखें दोस्तों, तो इसमें पश्चिमोत्तर सुदूर क्षेत्रों को रखा गया था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। दूसरा दोस्तों आपका पंजाब, सिंध, ये क्षेत्र थे आपके बी में। सी में अगर हम लोग देखें तो सी के अंतर्गत असम और बंगाल को उसमें रखा गया था। तो आपसे कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को कुल कितने भागों में बांटा गया था और किस किस तरीके से उनको विभाजित किया गया था, तो उसके बारे में पूरी चर्चा आपसे की जा सकती है दोस्तों। तो इसे कैबिनेट मिशन, ये पूरी तरीके से आपसे कहा जाए तो ये कैबिनेट मिशन है। अब इसी के साथ साथ हम लोग देख लेते हैं दोस्तों अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अब इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो अगस्त 1946 में लॉर्ड वेवल थे, उसमें क्या थे? वायसराय, ठीक है। और इधर क्या हुआ कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, अध्यक्ष तो आपके अब्दुल कलाम आजाद थे। कांग्रेस की ओर से जो लीड कर रहे थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन, मतलब लॉर्ड वेवल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण भेजा कि आप आइए और अंतरिम सरकार का गठन कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यही थे। तो ये 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा हो जाती है ना। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा हो जाती है। ओके, हो जाती है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, अंतिम सरकार जो बनी, इसके अध्यक्ष जो हुए, अध्यक्ष को अगर हम लोग देखें, इसका जो हेड हुआ वो हो गए वेवल, क्योंकि वायसराय थे उसमें, ठीक है। और जो उपाध्यक्ष हुए, उपाध्यक्ष ना, ये पंडित नेहरू को बनाया गया। पंडित नेहरू उसके उपाध्यक्ष बने। और कुल मिला के अगर कहा जाए जो मंत्रिपरिषद बनी, मंत्रिपरिषद में अगर देखा जाए तो कुल मिला के 13 सदस्य शामिल हुए। 13 सदस्य इसमें शामिल हो जाते हैं, 13 मेंबर, 13 सदस्य शामिल होते हैं। लॉर्ड विवल के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल होती है, ठीक है। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ठीक हो गया। देखिए, परिषद में जो शामिल 3 सदस्य जो थे वो मुस्लिम लीग के शामिल हुए, ठीक है।
अब 3 सदस्य मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग से। तो कौन कौन से देखे तो दोस्तों, इसमें पहला जो थे वो थे सैयद अली जहीर, दूसरे थे शरत चंद्र बोस, तीसरे थे सर सफात अहमद खां, ठीक है ना, सफात अहमद खां जो थे, ये तीनों लोग इसमें शामिल हुए और मंत्रिमंडल से हटाकर लीग में 5 प्रतिनिधियों को शामिल कर दिया गया। इसमें से मंत्रिमंडल की संख्या कुल मिला के कितनी हो जाती, जब लीग इसमें शामिल हो गया तो मंत्रिमंडल की संख्या जो हो गई वो 15 हो गई। मंत्रिमंडल की संख्या टोटल कितनी हो गई, अब 15 हो गई, पहले कितनी थी, 13 थी। तो जब मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो जाता है तो कुल मिला के संख्या हो जाती है 15। अब अगर हम लोग उस लिस्ट को देख लें जो मंत्रिमंडल में इसमें शामिल थे तो शायद ये प्रश्न आपके लिए बार बार जो आता है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो जब सबसे पहली बात हम लोग करेंगे तो कहेंगे कि इसका अध्यक्ष कौन रहा, तो एक नाम आ जाता है बेवल, क्योंकि उस समय वायसराय था, ठीक है। अब बात करें उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष थे इसमें पंडित नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और ये विदेशी मामलों के साथ साथ इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय था, अगर हम लोग कहें इनके पास मिनिस्ट्री कौन कौन सी थी, तो फॉरेन मिनिस्ट्री इनके पास में थी, विदेशी मंत्रालय था, और राष्ट्रमंडल से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री थी वो इनके पास में थी, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अगला जो महत्वपूर्ण नाम आ जाता है वो आता है पटेल साहब का, है ना, सरदार पटेल साहब का। पटेल जी जो थे तो वो किस मंत्री के थे, किस पद पे थे, उनके पास था गृह सूचना एवं प्रसारण, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनके पास में विशेष स्तर से था। अब अगला देखें अगर, तो अगले हैं डॉक्टर जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई हैं, इनके पास में था उद्योग और आपूर्ति, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, उद्योग और आपूर्ति विभाग था, ठीक है। अब अगला देखें, अगला है सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, ठीक है। सरदार बलदेव सिंह जो थे वो आपके रक्षा, नाम ही से याद आ रहा है, बल से बलशाली हो जाएंगे तो रक्षा करेंगे ये सबकी, ठीक है। और अब देखा जाए तो वो थे सी राज गोपालाचारी महोदय जो थे, इनके पास में था शिक्षा, एजुकेशन डिपार्टमेंट इनके पास में था। तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास में था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी हुए, इनके पास में था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। जगजीवन राम जी के पास में, जगजीवन राम के पास में श्रम मंत्रालय था, श्रम मंत्रालय। लियाकत अली के पास में कहा जाए तो लियाकत अली के पास में दोस्तों वित्त मंत्रालय था, वित्त मंत्रालय कितना महत्वपूर्ण मंत्रालय इनके पास में था, और ये मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे, लीग के सदस्य थे। आई चुंदरीगर, इनके पास में था वाणिज्य। तो वित्त और वाणिज्य दोनों मुस्लिम लीग के पास में ही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये मुस्लिम लीग से बिलोंग करते हैं। फिर आप देखेंगे अब्दुल रब निस्तार, अब्दुल रब निस्तार, ठीक है ना, अब्दुल रब निस्तार जो थे इनके पास में था संचार, और ये भी मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे। फिर आप देखेंगे जोगेंद्र नाथ मंडल,
जोगेंद्रनाथ मंडल, ये थे विधि मंत्री थे और ये भी मुस्लिम लीग से थे, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। और एक है गजानफर अली खां, ये हैं स्वास्थ्य मंत्री, है ना, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और ये भी मुस्लिम लीग से थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके मंत्रालयों को भी जानते रहना। तो ये यहाँ पे एक सरकार बनी। अंबेडकर ने कहा कि यह एक देश की ऐसी सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। ये अंबेडकर का बहुत महत्वपूर्ण कोड आ जाता है कि एक ऐसी सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। एक हिंदुस्तान अपने बात कर रहा है कि हम सरकार चला रहे हैं, दूसरा ब्रिटेन कह रही है कि इस सरकार का संचालन हमारे द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, अब संविधान सभा की अगर हम लोग बात करें तो संविधान सभा दोस्तों, इसका विचार सर्वप्रथम इंग्लैंड के सामंतवादी व्यक्ति एक थे, सर हेनरी मैन ने, इनके दिमाग में विचार आया था। लेकिन अगर हम लोग अभी पूरी तरीके से एक चर्चा करेंगे इस पे, 1946 में कैबिनेट मिशन बनी और इसमें चर्चा की गई किसकी, संविधान सभा की। अब जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका माउंटबेटन प्लान। ठीक है, माउंटबेटन प्लान। देखिए माउंटबेटन प्लान क्या है दोस्तों, 16 सबसे इंपॉर्टेंट डेट इसमें क्या रहा, 16 अगस्त, ध्यान रखिएगा, माउंटबेटन प्लान से रिलेटेड कुछ बातें हैं। 16 अगस्त 1946 को क्या किया, मुस्लिम लीग ने या जिन्ना ने मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की, है ना, किसकी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की। ओके, इससे क्या हो गया कि जब डायरेक्ट एक्शन डे इन्होंने मनाना शुरू कर दिया तो बहुत भीषण दंगे फैलने शुरू हो गए, सांप्रदायिक दंगे भारत में फैलना शुरू हो जाता है। अब इस सांप्रदायिक दंगे को ध्यान में रखते हुए देखा यह गया कि संविधान सभा जो गठित की गई थी वो भी अप्रभावी हो गई। संविधान सभा की प्रथम बैठक से अनुपस्थित रहकर यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की राष्ट्रीय एकता जो है वह संशयात्मक स्थिति में है, बहुत व्यवस्थित नहीं है। इसी बीच क्या हो जाता है, इटली ने 20 फरवरी को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा की। 20 फरवरी 1947 को इटली की घोषणा आ गई। इटली की घोषणा आ जाती है और ये कहते हैं कि 30 जून 1948 तक हम भारत को पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण सत्ता सौंप देंगे। अब डेट डिक्लेयर हो गई कि अर्थात 30 जून लास्ट तक हम इसको कर देंगे। अब इससे क्या किया, फिर इटली ने बड़ा परिवर्तन किया। इटली ने क्या किया, वेवल के स्थान पर माउंटबेटन को, किसको, माउंटबेटन को क्या बना दिया, माउंटबेटन को अगला वायसराय बनाया। माउंटबेटन अगले वायसराय बन जाते हैं। तो यहां जो होता है दोस्तों, जब माउंटबेटन पहुंचते हैं, भारत पहुंचते हैं, ये कब आते हैं, 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत पहुंच जाता है। भारत पहुंचे। अब इनके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, माउंटबेटन जब भारत पहुंच जाते हैं तो माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की। माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की, ठीक है। अब क्या हो जाता है, अबुल कलाम आजाद और गांधी जी ने इसका विरोध किया था, ध्यान रखिएगा।
अबुल कलाम और गांधी जी ये दोनों विरोधी थे माउंटबेटन योजना के। ठीक है, गांधी जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार, क्या हुआ कि जब बाद में माउंटबेटन योजना को प्रथम स्तर पर इन्होंने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन जब लगातार मुस्लिम लीग के द्वारा हिंसात्मक कार्यवाही हो रही थी और कहा जाता है नौअखली नामक प्लेस पे बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी, ठीक है, तब गांधी जी यहाँ पे इनको मान लेते हैं। गांधी जी अंततः प्रारंभिक स्थिति में तो विरोधी रहे गांधी जी, ठीक है, लेकिन गांधी जी ने, है ना, स्वीकार करने की सलाह दी, स्वीकार करने की सलाह दी। बाद में ध्यान रखिएगा, स्वीकार करने की सलाह ये बाद में देते हैं जब दंगों को समाप्त न किए जाने की स्थिति ये देखते हैं। तो ओके, उसी बात देखते हैं कि दोस्तों इस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे, वो थे आपके जेबी कृपलानी महोदय अध्यक्ष रहे। अब ये सारा मैटर होता है 14 जून को। ये क्या होता है कि 14 जून 1947 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समिति की बैठक हो जाती है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक होती है। ठीक है, बैठक होती है और इस बैठक में, ये बैठक कहाँ होती है? दिल्ली में होती है, ध्यान रखिएगा, ये बैठक दिल्ली में हुई। इसी पीछे होता है गोविंद बल्लभ पंत ने इसी बैठक के अंतर्गत विभाजन की योजना का प्रस्तुतिकरण किया। गोविंद बल्लभ पंत ने भारत के विभाजन, गोविंद बल्लभ पंत ने विभाजन की योजना प्रस्तुत कर दी। अब इसमें दोस्तों क्या हो जाता है कि यहां से विभाजन की पूरी पुष्टि हो जाती है और यहाँ पे अगर देखें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल और कहा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका समर्थन कर देते हैं। इसका समर्थन अगर देखा जाए तो अबुल कलाम आजाद, देखिए यहाँ पे ना, अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल और पंडित नेहरू जो हैं इसका समर्थन कर देते हैं, इनका समर्थन कर देते हैं। और समर्थन के बाद खान अब्दुल गफ्फार खान जो सिंध के नेता हुआ करते थे, बलूचिस्तान के नेता हुआ करते थे, वो बहुत इसके विरोधी हुए। उन्होंने कहा कि ये स्वीकार करना उचित नहीं होगा। अब देखिए समर्थन में तो ये लोग खड़े हो गए समर्थन में, लेकिन अगर कहा जाए कि विपक्ष में मतदान किसने किया, इस प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किसने किया, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है सीमांत गांधी का, जिन्हें हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान कहते हैं। ठीक है, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्होंने इनका विरोध किया। दूसरे जो विरोध करता थे वो थे चौथ राम मिटवानी, इन्होंने इसका विरोध किया। पंजाब से डॉक्टर किचलू ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसका विरोध किया। मौलाना हफीजुर रहमान ने भी इसका विरोध किया, है ना। मौलाना हफीजुर रहमान ने इसका विरोध किया। अब दोस्तों देखिए
कांग्रेस का विभाजन पे अनुमोदन हो जाता है और सैफुद्दीन किचलू ने इसे राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद में के पक्ष में समर्पण कहा। क्या कहा? सैफुद्दीन किचलू वही हैं जिन पे रॉलेट एक्ट के टाइम पीरियड में गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। यही किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू कहते हैं कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण दिखाया गया। लेकिन दोस्तों, भारत और पाकिस्तान को, जिसे दोनों लोकतांत्रिक राज्यों के लिए बड़े बड़े नेता जो हैं इस मत के समर्थक हो गए थे। खासतौर से देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्यागने का अधिकार था, कोई इन पे बाउंडेशन नहीं था, त्यागने का अधिकार था। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने योजना को मंजूर कर लिया। और यहां से आप देखें तो माउंटबेटन योजना जो है वो स्वीकार कर ली जाती है। माउंटबेटन योजना पूरी तरीके से स्वीकार हो जाती है। अब जब माउंटबेटन योजना स्वीकार कर ली जाती है तो इसी के प्रस्ताव को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगर अब हम देखें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 दोस्तों, तो 4 जुलाई 1947 को, ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा कर दी कि अब भारत 2 भागों में विभाजित होगा। अब इस पर संस्तुति जो होती है दोस्तों, ये संस्तुति एक डेट और इंपॉर्टेंट आ जाता है, 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, ठीक है, इसे स्वीकार कर लिया जाता है। और 18 जुलाई 1947 को इस पे रानी का या राज की स्वीकृति मिल जाती है, स्वीकृति इसे प्राप्त हो जाती है। और यहां से कहा जाए कि एक डेट डिसाइड हो जाता है जहां से तो यहां से कहा जाए तो 15 अगस्त 1947 को देश विभाजन की घोषणा कर दी गई। ठीक है, देश विभाजित हो जाता है। और कहा जाए तो 14 अगस्त को पाकिस्तान, पाक और 15 अगस्त को भारत को पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। जबकि मुस्लिम लीग में की ओर देखा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया। दोस्तों, अब यहाँ पर कहा जाता है कि भारत 2 भागों में विभाजित हो चुका था। एक हृदय 2 टुकड़ों में टूट चुका हुआ था, जहाँ एक हृदय का टुकड़ा पाकिस्तान तो दूसरा हिंदुस्तान बन चुका था। तो इस तरीके से भारत 2 भागों में विभाजित होकर के 2 औपनिवेशिक डोमिनियन स्टेट बनते हैं, 2 डेमोक्रेटिक स्टेट बनते हैं जिनका अपना अपना संविधान होगा, अपने राज्य होंगे, अपनी सीमाएं होंगी, उनका निर्धारण किया जाएगा। तो इस तरीके से कहा जाए तो ये खंड समाप्त होता है। दोस्तों, आगे में हम लोग देखेंगे पॉलिटी में पूरी तरीके से आप आर्टिकल वाइज सारी चीजें सेगमेंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यूं ही लगातार आप क्लास में बने रहिए और सपोर्ट करिए दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी ये मैंने शुरुआत किया है इस तरीके से आप सभी के साथ जुड़ना, पढ़ाना, आपको समय देना फिर से एक बार, और जो कुछ भी है अब स्वयं अपने द्वारा निर्मित किया गया है दोस्तों। तो आप सभी का सहयोग हमारे लिए आवश्यक है और यही मेरे उत्साह का कारण भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का।